नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक साल का समय पूरा हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे लेते हुए, और आज हम ये चर्चा करने के लिए यहां पर इस समय है कि एक साल बाद परिस्थितियां कैसी लग रही हैं, ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा। क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों को यह संशय था कि शायद कुछ होगा ही नहीं, युद्ध छिड़ा और उसके बाद यह गतिरोध इस स्तर तक आ चुका है कि आज समूची दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हम जल्दी से अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अभय कुमार सिंह, जो कि डेप्यूटी वाइस चेयरमैन कमिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड लीगल रेगुलेशन, जो कि ऐसा समझिए कि इंडियन ओरिजिन के पहले रूसी लॉ मेकर हैं। बहुत स्वागत है अभय जी आपका। और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ 14 कोर डीजी इन्फेंट्री भारतीय सेना के रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हैं, जो कि अपनी बाकी पदों के साथ हम कहें तो डिस्टिंग्विश्ड फेलो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध की परिस्थितियों का आकलन आज हम किन लोगों के साथ यहां पर करने वाले हैं, और रूस की मिलिट्री के बारे में भारतीय जनरलों से बेहतर शायद मुझे लगता है कि दुनिया में कोई और आकलन कर नहीं सकता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं, जो कि पूर्व जीओसी 15 कोर के हैं। सर स्वागत है आपका भी। और मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हैं हमारे साथ इस समय। और देखिए, हम यूक्रेन भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा रूस की बात समझना चाहेंगे। अभय कुमार जी, आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। एक साल का समय हो गया है, रूस को भी काफी दिक्कतें हो रही होंगी। क्या ये युद्ध अंत के करीब समझ सकते हैं हम? नमस्कार सारे दर्शकों को, आपके टीवी चैनल को, आपको भी। देखिए, जो किस दिशा में जा रही है, जहां तक ये सवाल उठता है, पहले जब एक साल पहले हम लोग आए थे आपके चैनल पे, उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रशिया के अगेंस्ट में पूरी नेटो कंट्री लड़ रही है। वहां उनका जब सपोर्ट ही नहीं है। अब तो ये चीज सिद्ध हो गई है कि न केवल वो हथियार और पैसे और हर तरह से मदद कर रहे हैं, अब तो उनकी सैनिकें भी नेटो देश के सैनिक भी यूक्रेन के सैनिक की वर्दी पहन के रशियन सेना से लड़ रहे हैं। तो इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अंत तो बहुत पहले ही होना था, और ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था फासिस्ट और नाजियों को खत्म करने के लिए। यूक्रेन में इसका बहुत बड़ा प्रकोप था, और वहां पे इसको बढ़ावा दिया गया था 2013 के बाद वेस्ट कंट्रीज के सपोर्ट से। वो लोग इन लोगों को बढ़ावा दे करके और इसको आगे बढ़ा रहे थे। इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। और आप देखिए, जब डनबास में रशियन भाषा में बात करने वाले लोगों पे नाजियों का अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी, उनका किडनैप किया जा रहा था, उस समय कोई देश सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब यूक्रेन पे करीब करीब हमारा शुरू में कब्जा हो चुका था, उसके बाद सारे देश सामने आ गए। तो ये किस दिशा में जा रही है, ये तो उन्हें अब इसको डिसाइड करना है। अभी जी, जो बाइडेन का जो यूक्रेन का दौरा रहा, उससे परिस्थितियां क्या बिगड़ी हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बाइडेन के आने से, बोरिस जॉनसन के आने से, ऋषि सुनक के आने से, या फिर हमारे पोलैंड के राष्ट्रपति के आने से, ये एक तरह का टैक्टिकल खेला जा रहा है। ये एक तरह का गेम है, और उसी गेम का ये एक अध्याय है, चैप्टर चेंज हो रहा है। इसी चैप्टर के अंतर्गत कभी हमारे यहाँ ब्रिटेन के प्रेसिडेंट यूक्रेन चले आते हैं, कभी इंग्लैंड के कभी आपको पोलैंड के प्रेसिडेंट चले आते हैं। उसी चैप्टर के आधार पे जो बाइडेन भी आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जैसा था वैसा ही कंटिन्यू है स्थिति। हालांकि सांस्कृतिक समानता यूक्रेन और रूस के बीच भी बहुत रहती है। एक ही धरती का टुकड़ा है, वो एक ही तरह से रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, सब कुछ वैसा ही है। रूस में भी तो चिंता होगी ना लोगों को कि कब सब कुछ ठीक होगा। बहुत सारे लाखों लोग पलायन करके यूक्रेन से रूस भी पहुंचे थे।
बिल्कुल, देखिए एक स्लैविक ये लोगों का नस्ल है। जैसे हमारे हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब एक ही नस्ल, एक ही है इन लोगों की। वैसे ही स्लैविक जो कंट्रीज है उसमें यूक्रेन है, रशिया है, ये सब एक ही नस्ल के लोग हैं। इनका मेंटालिटी, इनका खान पान, कल्चर, पढ़ाई लिखाई जो भी है सारा एक ही तरह का है। और पिछले इतिहास में आप देखिए, पिछले हजारों साल से ये कंट्री एक साथ रही हैं, तो इसका ये प्रभाव है। और इसी का ये नतीजा है कि यूक्रेन पे रशिया खुलकर हमला नहीं कर रहा है। ये वार नहीं है, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर वार होता तो हिरोशिमा नागासाकी की तरह करने में हमें 1 घंटा लगता। तो क्या हम इस समय समझ सकते हैं कि चीजें कुछ बदलेंगी? क्योंकि अभय जी, युद्ध हमेशा के लिए तो चल नहीं सकता है। बिल्कुल, स्थिति चेंज होगा और इस ओर अब जा रहा है। अभी तो 4 स्टेट हमारे देश में मिले हैं, धीरे धीरे दूसरे स्टेट भी मिलेंगे। और जहां तक लंबे समय की बात है, ये तो पूरे वेस्ट के सपोर्ट से के चलते हो रहा है। पर क्या रूस पर असर पड़ा है? बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, क्या आर्थिक तौर पर या फिर एक जो मिलिट्री फटीग भी होता है एक लंबे युद्ध के साथ जो आता है, उसका क्या असर हो रहा है रूस पर? देखिए, थोड़ा बहुत तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हमें कोई इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग इसके लिए पहले से तैयार थे। और आज से नहीं, पिछले 15 साल से, 10-15 साल से हर साल 40-50 सैंक्शन हमारे देश के ऊपर लगाए जाते थे। इसके लिए हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी तैयारी कर चुकी थी। इसका कोई खास फर्क इकोनॉमी पे नहीं पड़ा। हाँ, हमारे आर्मी पे इसका असर पड़ा है और किसी भी वार का असर तो होना ही है। और मेरे ख्याल से ये सब धीरे धीरे फिर वापस ठीक हो जाएगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इसमें साथ में चलता रहा है अभय जी, और इसमें रूस अपनी तरफ से बहुत सारी जानकारियां देता नहीं है, लेकिन जो पूरा पश्चिमी तंत्र है उसमें बहुत सारी खबरें इसमें निकल कर आती हैं। क्या ये चीजें व्यथित करती हैं? आपको लगता है कि रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वॉर रिपोर्ट हो रही है या नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। इंफॉर्मेशन वार में हमारा देश पीछे हो जा रहा है, क्योंकि इसका कई कारण है। इसके कई कारण हैं। देखिए, जितने भी ये बड़े मीडिया कंपनीज हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी बड़े बड़े मीडिया ग्रुप ले लीजिए, न्यूज चैनल्स बड़ी बड़ी ले लीजिए, ये सारे चैनल जो हैं ये या तो यूएस बेस्ड हैं, या तो वेस्ट बेस्ड हैं, या तो बीबीसी ले लीजिए, आपका इंग्लैंड बेस्ड है। रशिया का एक ही चैनल जो नेशनल चैनल था, इंटरनेशनल चैनल था, आरटी, रशिया टुडे, उसको अलग अलग बहाना निकाल करके, अलग अलग कंट्री में बहाना निकाल के, अलग अलग कारणों से बहुत सारे कंट्री में बंद करवा दिया गया है। अगर आप एक पक्ष की बात सुनेंगे, लोग एक पक्ष की बात सुनेंगे, उनका ओपिनियन भी उसी तरफ से बनेगा। ऐसा करना बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। बात सुननी चाहिए दोनों पक्षों की, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें हम लोग थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। जी अभय जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपके लिए यह संभव होगा कि जो आपके सुनने वाले हैं इस समय, उनको आप एक आकलन दे पाएं? क्या कोई समय आप काल दे सकते हैं, कोई टाइमलाइन दे सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जिसे रशिया कह रहा है वो समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, जो रूस ने सोचा था उस हिसाब से? नहीं, इसका समय तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह निर्भर करता है हमारे रशिया पे भी नहीं निर्भर करता है। ये निर्भर करता है जो वेस्ट कंट्री कितना वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, इंग्लैंड अपनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, F-16 देने की बात हो रही है, और जर्मनी वाले लोग टैंक दे रहे हैं। ये तो आग में घी डालने वाली काम है ना, तो और लंबा इसको खींचने के तरफ बढ़ा रहे हैं। ये हमारे देश पे निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है वेस्ट कंट्रीज पे। और लेकिन मैं यही बता सकता हूँ, इसका रिजल्ट वही होना है। आप देख लीजिए जॉर्जिया में क्या हुआ। आज
जेलेंस्की की जो स्थिति है सेम इसी कंडीशन में कभी जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली थे। अब वो कहाँ है? अभी वो किसी पागल खाने में है, जेल में बैठे हुए हैं। कोई उनको पूछने नहीं जा रहा, वेस्ट उनको पूछ नहीं रहा है कहाँ है, किस स्थिति में, कौन सी मदद चाहिए, कौन सी दवा चाहिए, कोई उनको नहीं पूछ रहा है। एक वेनेजुएला में एक हुआन ग्वाइडो करके वहां का सो कॉल्ड अमेरिकन राष्ट्रपति, उसको घोषित कर दिया गया था। आज कहाँ है उनका कोई पता नहीं है, कोई खबर नहीं आती उनके बारे में, कोई पूछने नहीं जाता है। वही हाल जेलेंस्की का भी होने जा रहा है। ये वेस्ट का काम है, यूज करके थ्रो कर देते हैं, उसको फेंक देंगे, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलने जा रहा है, कोई पूछने भी नहीं जा रहा है। अंत तो होना ही है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। मुश्किल ये हो जाती है कि युद्ध के निर्णय तो राष्ट्रपति लेते हैं, जो युद्ध है वो सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन जो सबसे बड़े भुक्तभोगी होते हैं वो आम जनता होती है। और इसीलिए एक साल बीतने के बाद आगे क्या, जनरल कुलकर्णी, हमने बहुत चर्चा पिछले एक साल में की है युद्ध की परिस्थितियों को लेकर, जिसे आज भी रूस वही स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है। एक सरकारी आवाज रूस की सुनकर क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या होगा? श्वेता, अगर हम कहें कि एक साल हो गया है, कईयों ने जब शुरुआत हुई तो लगा सबको कि हफ्ते भर में शायद ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता तो क्या, एक साल, वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि रूस के जो इंडिकेटर्स थे, रूस बहुत पहले से ही, और जिस प्रकार से G8 G7 बना 2014 में, जिस प्रकार से क्रीमिया को लिया गया, उससे पहले अगर आप देखें जॉर्जिया को लिया, जिस प्रकार से 99 से लेकर 2005 तक चेचेनिया का ऑपरेशन रहा, तो रूस की तरफ से काफ़ी कुछ हो रहा था, जो बार बार वेस्ट को एक तरीके से इंडिकेटर्स जा रहे थे कि किसी प्रकार से आप अपने रेड लाइंस ना क्रॉस करें। और जो रूस के रेड लाइंस थे वो बहुत साफ थे कि आप नाटो की सदस्यता जो है, इसको धीरे धीरे करके अगर यूक्रेन सदस्यता आप देते हैं या यूक्रेन उस तरह की में लगा हुआ है, तो जरूर रूस को एक बार, इस पर कोई शक नहीं कि रूस बार बार इस बात को कह रहा था कि आप वो क्रॉस ना करें। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें मोबिलाइजेशन भी जिस प्रकार से रूस ने किया, मोबिलाइजेशन आप देखिएगा कि रूस अभी नहीं, फरवरी 24 2022 में तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, मोबिलाइजेशन तो बहुत पहले हुआ। अमेरिका ने बहुत पहले से आगाह किया कि रूस हमला करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। रूस को भी लग रहा था कि शायद वो कर पाए, लेकिन अगर आप देखें 2014 के बाद जिस प्रकार से डॉनबास रीजन में भी, और रूस जो है, मैं कहूँगा कि लगातार वर्चुअल स्ट्रीट फाइटिंग पर रूस जो सक्सेस चाहता था डोनबास में, वो रूस को नहीं मिल रही थी। वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रूस जो है अब जिस प्रकार से, चाहे वो डोनबास का रीजन हो, जापोरिजिया हो, खेरसोन हो, अब वो खार्किव, सूमी, ओडेसा हुआ, क्रीमिया हुआ, इनके ऊपर रूस कब्जा ज़रूर करेगा, क्योंकि वही एक ऐसे रीजन्स हैं जिसके, जहाँ पे रूसी भाषा के लोग जो है वो काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जिनका जिक्र अभय जी भी कर रहे थे कि इतने दिनों में किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि जो रूसी भाषा में बोलते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें पुरानी हो गई, क्योंकि सीधी सी बात है जनरल शर्मा कि इसमें हमें ये भी देखना होगा कि अब जिस कारण से भी शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, और किसी कारण